बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2024। इस दुआ के साथ कि इस साल हम हकीकी आज़ादी का सूरज तलू होता हुआ देखें। लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी गंद है वो अपने उरूज पर जा पहुंचा है और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए साल के पहले ही दिन 35 सेकंड की एक वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस 35 सेकंड की वीडियो ने पूरे का पूरा मंजरनामा वाजे कर दिया है कि इस वक्त आले शरीफ, उनके हामी, उनके साथ खड़े होने वाले, वो इस वक्त किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है। सियासी गंद उरूज पर है और अब बात जजों और जर्नैलों की बीवियों तक जा पहुंची है। जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है, ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यह दावा है कि जिस शख्स ने ये 35 सेकंड की वीडियो में अपनी लब कुशाई की है, जो अपने होश खो बैठे हैं और इस तरह की कैंपेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये पीएमएलएन में सबसे पढ़ी लिखी शख्सियत है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात गए एक खबर भी आई और कुछ खबरें आपके सामने अभी रखना जरूरी थी क्योंकि वो मिस हो गई। लेकिन पहले जरा नए साल की बात कर ले। कल रात 12 बजे एक शख्स अडयाला जेल के एक सेल में अकेला बैठा होगा और वो कुछ सोच रहा होगा कि आज वो यहां पर किस मिशन की खातिर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं और बड़े वसूख से बता सकता हूं, हम सब मायूस हो जाते हैं, हम सब मायूसी का शिकार हो जाते हैं, हम सब कहते हैं कि ये निज़ाम इस कदर गंदा हो चुका है, निज़ाम इस कदर नंगा हो चुका है कि इससे ज्यादा और गंद क्या हो सकता है, इस निज़ाम के ठीक होने के कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो पुरुमीद है, एक शख्स है जो पुराज़्म है, एक शख्स है जो नाकाबिले शिकस्त है, जिसके हौसले पस्त नहीं हो रहे, जो आसाब की इस जंग में अपने दुश्मनों को तो थका रहा है, उसे थकाने वाले खुद तो थक रहे हैं लेकिन वो नहीं थक रहा। वो इन सब के पूरे निज़ाम के आसाब पर सवार है। आले शरीफ, इनके हवारियों, इनके हैंडलर्स, इनकी जो डोरें जिनके हाथ में है, जिनकी आले शरीफ कठपुतली है, उन सब की रातों की नींद एक शख्स ने हराम की हुई है और वो आराम से बैठा है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को याद रखना होगा कि वो किसके लिए वहां पर बैठा है, वो किस मिशन की खातिर, किस कॉज के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। इमरान खान एक चीज अब हर इमरान खान का मुखालिफ मानने पर मजबूर हो गया है कि ताकतवर हलकों को एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वो ये है कि ये वाहिद पहला सियासतदान है जो डील नहीं कर रहा, जो जेल से तंग नहीं आ रहा, जिसने जेल में दिल लगा लिया। और खान साहब ने ये बात कही थी और पैगाम भेजा था कि जेल बड़ी मुश्किल हो जाती मेरे लिए अगर मैं अपनी सियासत की खातिर इस जेल में होता, अपनी नस्लों की सियासत संवारने की खातिर। मैं तो हकीकी आज़ादी की खातिर हूं, जेल तो मेरे लिए इबादत है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, ये याद रखिएगा। जिस शख्स का बिलीफ सिस्टम ये हो, जिस शख्स का एतकाद, यकीन कामिल हो, जिसे उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक जानिब तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। रात की कुछ खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है, फिर वो क्लिप पे आते हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक अजीब व गरीब वाक़े की हमें इत्तला मिली और अल्लाह ताला मौलाना साहब की हिफाजत फरमाए। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंतखाबात करवाने का क्यों हुक्म दे दिया, अगर हमारा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, फिर तो अगले 10 साल इलेक्शन भूल जाए ना हम। लेकिन कल ये खबर आई कि जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी जो हैं, उन्होंने दावा किया कि डेरा इस्माइल खान में पार्टी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला हुआ। तर्जुमान असलम गौरी ने दावा किया कि डीआई खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 2 इतराफ से फायरिंग हुई। असलम गौरी के मुताबिक फायरिंग का वाकया यॉर्क इंटरचेंज पर उस वक्त पेश आया जब वो अपने बेटे मौलाना असजद के वलीमे में जा रहे थे। असलम गौरी के बयान के बरक्स मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना उबैदुर रहमान ने कहा कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना
फजल रहमान घर पर थे। मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान मुफ्ती अबरार ने भी दावा किया कि मौलाना फजल रहमान बड़े काफिले के साथ अपने बेटे मौलाना असजद के वलीमे में जा रहे थे कि उनके काफिले पर हमला किया गया। तर्जुमान मौलाना फजल रहमान ने कहा कि काफिले पर दो इतराफ से फायरिंग की गई। तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान हमले में महफूज हैं। अब उनके भाई कुछ और कह रहे हैं। JUI के तर्जुमान और मौलाना फजल रहमान दोनों के तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं। पुलिस जो है उसने एक और मौक़िफ़ दिया है। पुलिस के मुताबिक मौलाना फजल रहमान महफूज हैं, फायरिंग मौलाना फजल रहमान पर नहीं हुई। RPO नासिर महमूद के मुताबिक मौलाना फजल रहमान मौके पर मौजूद नहीं थे। इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावरों को भरपूर जवाब दिया और हमलावर फरार हो गए। तो इसमें मौलाना फजल रहमान, उनके काफिले, उस पर हमला, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब JUI के तर्जुमान कह रहे हैं कि जी ये फिर बाद में इन्होंने कह दिया कि मौलाना साहब की गाड़ी के करीब फायरिंग बुज़दिलाना कार्रवाई है। 12 मुतनब्बे कर चुके हैं कि हमारी क़यादत के लिए हालात साजगार नहीं। इंतज़ामिया आए रोज़ थ्रेट्स के हवाले से लेटर लिखती है लेकिन अमलन कोई इकदाम नहीं किया जाता। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि वाकई की फौरी तहकीकात कराई जाए, इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि KP और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पुलिस का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया। पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया। RPO साहब ने कहा कि JUI का मौक़िफ़, JUI का बयानिया गलत है जो वो ये बात कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है क्योंकि इससे पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को सैबोटाज भी किया जा सकता है और इससे इलेक्शन का प्रोसेस सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पर उसमें हिंड्रेंस जो है वो कॉज की जा सकती है। ये आपने नुक्ता रखना है और डॉट्स इसके कनेक्ट किए जा रहे हैं। ऑनरेबल मौलाना, अल्लाह ताला मौलाना साहब की हिफाजत फरमाए, तमाम तर सियासतदानों की हिफाजत फरमाए, दहशतगर्दी के इफरीत से पाकिस्तान को निजात दिलाए और ये इलेक्शन किसी भी सूरत खूनी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये हमारी दुआ होनी चाहिए। ये पहली सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, हमारी मईशत एक दहशतगर्दी की लहर को अफोर्ड नहीं कर सकती। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। अच्छा, वहीं कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स। शेख रशीद साहब ने कहा है कि लंदन से आने से पहले फैसला कर लिया गया था कि शेख रशीद को नाअहल किया जाएगा। पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि चोरी के लिए भी अकल चाहिए होती है। मुल्क मुआशी लिहाज से बैठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मानी PTI नहीं, मुझे भी सादिक और अमीन कहा। 40 दिन का चिल्ला काटा, किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कई बार वजीर रहने वाले पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, असली और नस्ली हूं, खड़ा रहूंगा। मैंने TV पर सुना कि नाअहल हो गया हूं। कल RO ऑफिस 4 बजे बुलाया है। और इन्होंने और भी चीजें कही और इन्होंने कहा कि लंदन से आने से पहले ही बेसिकली ये फैसला हो गया था कि शेख रशीद को नाअहल किया जाएगा और ये इन्होंने दावा किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर साहब ने कल नवाज शरीफ साहब के वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी के सारे बयानिए को दबरदूस कर दिया जावेद चौधरी के कॉलम में। अब मोहम्मद जुबैर साहब एक्टिव हुए हैं, मीडिया पर भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है मैं नून लीग में हूं, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी है मैं वैसे ही हूं। यानी उन्होंने कहा कि मुझे भी साइडलाइन कर दिया गया। 2013 से 2018 तक पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। इलेक्शन सेल बना तब 6 से 7 लोग थे, मैं भी शामिल था। नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे उनके साथ तमाम दौरों में शामिल था। 2017 में नवाज शरीफ की रैली के बाद मुश्किल वक्त आया, तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी, उस वक्त पार्टी के साथ खड़ा था और इन्होंने कहा कि मेरा हाल अब शायद खाकान अब्बासी वाला है। किसी फैसला साजी में शामिल नहीं हूं। जब सब मुश्किल वक्त था तब मरियम नवाज मामलात ना संभालती तो आज अच्छे दिन ना आते। इस वक्त 4 से 5 लोगों के अलावा कोई जाति उम्रा नहीं आता था। अब ये बेसिकली मिस कॉल्स करवा रहे हैं अपनी क़यादत को कि मेरे पास अभी भी बहुत सी बातें हैं और मीडिया पर भी आ गए कि कह रहे हैं कि मेरे पे तवज्जो दें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी एक जानिब तो PTI के लिए कह रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, उन्होंने कहा कि साने 9 मई में मुलव्वस लोगों के अलावा PTI के दीगर लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन लड़ना तमाम जमातों का हक है, इलेक्शन जाती दुश्मनी नहीं, झगड़ा करने से दूर रहें। और इन्होंने ये मुतालबा किया कि जी 9 मई के लोगों को आप सजाएं दें लेकिन इसके साथ ही साथ आप बाकी सबको इलेक्शन लड़ने दें। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी लॉयर हैं। सीनियर PTI रहनुमा और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर के मजंग थाने की पुलिस ने हाईकोर्ट के करीब ऑफिस से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मैं थाना मजंग जा रहा हूँ और इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया लतीफ़ खोसा साहब ने कि मुझे
پی ٹی آئی کی وجہ سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اور پولیس نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 7 کے تحت 7 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 382، 508 بی، 148، 149، 353 اور 186 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خرم لطیف کھوسا اور 15 سے 20 نامعلوم وکلا نے 29 دسمبر کو پولیس افسران انسپیکٹر سرور اور سب انسپیکٹر علی رضا کو شدید زد و کوب کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو پولیس انسپیکٹر ہے اس کا گریبان پکڑا، وردی پھاڑ کر زد و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ دھکے دیے۔ اس دوران دیگر وکلا نے سب انسپیکٹر علی رضا اور دیگر پولیس ملازمین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ پوری قوم کو بہت واضح انداز میں پتہ ہے۔ میں احسن اقبال صاحب والے کلپ پر آتا ہوں، لیکن پہلے آپ لطیف کھوسا صاحب کی یہ گفتگو سنیں۔ کیا گیا اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ کھوسا صاحب، آپ کے بیٹے کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے دفتر سے 4 بجے وہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ان کا ایسوسیٹ بھی تھا اس کی گاڑی میں، اور علی مرتضیٰ ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ۔ گھر پتہ کیا تو گھر بھی نہیں پہنچے تھے، ان کی بیگم بھی پریشان تھی۔ پہلے ان کی بیگم کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب جو ہے پتہ کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر کوشش کی، تو پھر اب یہ پتہ چلا کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے تھانہ مزنگ میں جو ہے وہ کہ جی انسپیکٹر کے انہوں نے جو ہے 2:30 بجے کے قریب دوپہر کو آج ہی کی تاریخ میں انہوں نے خرم لطیف کھوسا نے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور جی ناظرین اکرام، آپ نے لطیف کھوسا صاحب کی یہ گفتگو سنی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، وکٹمائز کیوں کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور شاید نون لیگ میں پھر قائد محمد نواز شریف صاحب چونکہ آتے ساتھ انہوں نے خواتین پہ اٹیک کیا پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ کیوں ہے، ایسا کیا ہے معاملہ۔ اب احسن اقبال صاحب نے ایک بہت عجیب و غریب بات کی، اور 35 سیکنڈ کا کلپ ہے۔ احسن اقبال صاحب کو نارملی نون لیگ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ نون لیگ ڈکلیئر کرتی ہے، اور اب انہوں نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت عجیب و غریب اور نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کو بیچ میں لانا، گھر کی عورتوں کو، کسی بھی شخص کی مخالف کی اس طرح سے مینشن کرنا، اور آپ صرف اور صرف اپنا بیانیہ اور لفاظی اور یہ چیزیں تھڑے بازی اور یہ سارے معاملات، یہی اگر آپ کی سیاست ہے، یہی آپ کا سارا وتیرہ ہے، یہی آپ کا اگر سب کچھ ہے، آپ اسی کے اوپر ریزورٹ کر رہے ہیں، پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اتنا عرصہ سیاست کرنے کے بعد بھی یہی بچتا ہے۔ آپ ذرا یہ سنیں یہ ججز اور جرنیلوں کی بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اگر عمران خان کے عشق میں مبتلا نہیں تو ان کی بیویاں پھر عشق میں مبتلا ہیں خان کے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئے گی تو وہ اس ملک دے اندر انتشار اور فساد پھیلائے گی، وہ فوج نال بھی لڑائی کرے گی، عدلیہ نال بھی لڑائی کرے گی، اپوزیشن نال بھی لڑائی کرے گی۔ یہ ملک مزید لڑائیاں دا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چند اس ویلے دے جج اور جرنیل جو دے عشق دے اندر مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں وہ دے عشق دے اندر مبتلا ہوئے یا انہاں دیاں بیگمات اور بچے دے عشق وچ مبتلا ہوئے اور انہاں دی مت ماری گئی۔ جی، ججز اور جرنیل جو ہیں ان کی بیگمات وہ عمران خان کے عشق میں مبتلا ہوئیں، ان کے بچے ہوئے یا وہ خود ہوئے اور ان کی مت ماری گئی۔ یہ جو باتیں ہیں بیگمات تک آنا، آئی گیس دس از ٹو مچ، اس طرح کی باتیں کرنا، اور یہ نیریٹو، اور آپ نیشنل لیول کے لیڈر کہتے ہیں خود کو، تو خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔